हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि हमारा कोयला और पेट्रोलियम। चलिए, कोयला और अब कोयला क्या होता है और पेट्रोलियम क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पर जो है अभी हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि कोयला क्या होता है और पेट्रोलियम क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले रिसोर्सेज यानी कि संसाधन क्या होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या होते हैं, हमारे संसाधन होते हैं। अब जानते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। चलिए, वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। चलिए, तो हमारे आसपास का बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ जो मटेरियल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो प्राकृतिक तरीके से हमें मिलते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक तरीके से हमें मिलते हैं उन्हें हम प्राकृतिक मटेरियल बोलते हैं। और जो हमें ह्यूमन एफर्ट यानी कि मानवों के प्रयासों द्वारा मिलते हैं उनको हम बोलते हैं, ह्यूमन एफर्ट द्वारा मिले गए जो हमारे संसाधन होते हैं वो थे हमारे मैन मेड संसाधन, है ना, जो ह्यूमन से यानी कि ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं। चलिए, ऑल थिंग्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि यानी कि प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जो हमें संसाधन मिलते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं से हमें संसाधन मिलते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन क्या हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल अगर हम उदाहरण उसके देखें तो प्राकृतिक संसाधन यानी कि वायु। ठीक है, वायु क्या हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है। जल, जल भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। कोई मनुष्य जो है ये ह्यूमन कोई बैठ करके जो है जल नहीं बना रहा, जल जो है हमें प्राकृतिक यानी कि नेचुरल वे में मिल रहा है, नेचुरली मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए जल, ऊर्जा यानी कि जिसे हम एनर्जी कहते हैं। तो ये क्या है, कुछ हमारे उदाहरण है प्राकृतिक संसाधनों के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो ये प्राकृतिक संसाधन है इन्हें दो डिफरेंट कैटेगरी में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। दो तरीके के ये होते हैं, एक होते हैं हमारे रिन्यूएबल और एक होते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल। जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं उन्हें हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्स भी बोलते हैं, यानी कि जो रिसोर्स क्या होते हैं, जिन रिसोर्सों को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो कभी समाप्त नहीं होते, उन्हें क्या बोला जाएगा, उन्हें इनएग्जॉस्टेबल या रिन्यूएबल रिसोर्स बोला जाएगा। और जो संसाधन जो है समाप्त होने योग्य है, यानी कि जो क्या हो जाते हैं, आसानी से समाप्त हो सकते हैं, अगर हम उनका क्या करें, बार बार उनका इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा उनका यूज करें, तो उस यूज करने से क्या होगा, वो संसाधन जो है खत्म हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। तो ऐसे संसाधनों को जो है एग्जॉस्टेबल संसाधन या हम बोल सकते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज बोलेंगे, या हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या जिसे कि हम गैर नवीकरणीय संसाधन हम कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो है आप इस तरीके से टेबल अपनी कॉपी में बना लेंगे, ये आप नोट कर लेंगे। चलिए, चलिए, तो जो हमारे इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें, इन्हें हम कहते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अब ये कैसे संसाधन है जो हमें कैसे मिलते हैं, जो हमें प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। जैसे कि हमारी सनलाइट यानी कि सूर्य की किरणें हो गई, वायु हो गया, जल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, अब इसके नाम में ही एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट होना यानी कि समाप्त हो जाना। ठीक है, तो जो समाप्त होने योग्य जो भी हमारे संसाधन है, समाप्त होने योग्य संसाधन। ठीक है, समाप्त होने योग्य संसाधन। अब ये कैसे संसाधन है, ये क्या होते हैं, ये संसाधन जो है बहुत ही मुश्किल से बनते हैं। ठीक है, 300 मिलियन ईयर से ज्यादा यहाँ पर समय लगता है इन जो है संसाधनों को बनने में। और जैसे कि हमारा कोयला और पेट्रोलियम, ये हमारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल या जिसे हम बोल सकते हैं समाप्त होने योग्य संसाधन है।
ठीक है। अगर हम इनका क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या हो सकते हैं, समाप्त भी हो सकते हैं। फिर जो है अगली पीढ़ी को या हमें, ठीक है, या हमारे आने वाली जो जनरेशन है उन्हें ये जो है देखने को ना मिले। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। अब जो है रिसोर्सेज को हमने दो अलग अलग ग्रुप्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक हमारा इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और एक है हमारा एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा, जो हमारे अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, चलिए इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज यानी कि जो हमारे अक्षय प्राकृतिक संसाधन है वो क्या होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। और जो हमारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्स होते हैं यानी कि जो समाप्त होने योग्य संसाधन होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आप जो है इन्हें अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले समाप्त होने योग्य जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जो हमारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। यानी कि ये जो है लिमिटेड अमाउंट में है, हमें मिलते हैं। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में हमें मिलते हैं। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। और मनुष्य की जो एक्टिविटीज होती है उनके कारण जो है ये खत्म भी हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, यानी कि समाप्त भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस हम जिसे कहते हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीजें क्या है, हमारे पास एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, मनुष्य के ज्यादा इस्तेमाल करने से या ज्यादा उनकी एक्टिविटीज से ये चीजें क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। इसीलिए हमें इन्हें क्या करना है, बचा के रखना है अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, चलिए, और फ्यूचर जनरेशंस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज यानी कि जिन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पर ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो है लिमिटेड क्वांटिटी में हमें मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में हमें मिलते हैं। वैसे ही ये रिसोर्सेज जो है हमें अनलिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं। कैसे क्वांटिटी में मिलते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं। ठीक है, इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। और मनुष्य के किसी भी एक्टिविटीज के कारण जो है ये एग्जॉस्ट यानी कि समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि ये क्या हो सकती है, एग्जॉस्ट हो सकती है, यानी कि समाप्त हो सकती है। अगर मनुष्य कुछ एक्टिविटीज करेंगे तो उनके कारण, अगर मनुष्य एक्टिविटीज करेंगे, इनको इस्तेमाल करेंगे, तो उनके कारण क्या हो सकती है, ये एग्जॉस्ट यानी कि समाप्त हो सकती है। और ये एग्जॉस्ट नहीं हो सकती, नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, यानी कि ये समाप्त नहीं हो सकती किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। ठीक है, जैसे यहाँ पर सूर्य की किरणें या वायु, जल, ये हमारे क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स या इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स हम इन्हें बोले, या हम इन्हें रिन्यूएबल रिसोर्स भी कह सकते हैं, या नवीकरणीय संसाधन भी हम इन्हें कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप एग्जॉस्टिबल रिसोर्स लिखेंगे, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं, या नवीकरणीय संसाधन भी हम कहते हैं। ठीक है, चलिए, वैसे ही यहाँ पर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इस तरीके की क्या है हमारे पास कुछ उदाहरण है। ठीक है, चलिए, इन्हें जो है हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को हम जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी उन्हें कहा जाता है, और गैर नवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। जैसे इन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, वैसे ही इन्हें जो है गैर नवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। तो अब जो है आप टेबल बना लेंगे, इनके बीच के जो डिफरेंस है आप खुद से लिखेंगे, और एग्जाम में भी ये आपके
काम आएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में डिफरेंस जो है आपको बताना होता है, यानी कि अंतर स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर आता है। तो आपको जो है टेबल बना करके आपके जो है 3-4 पॉइंट्स आप इनके बारे में लिख सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, चलिए अब आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। चलिए, तो अब आपको जो है एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में जो है क्लियर आपको हो गया होगा, समझ आ गया होगा। ये जो है सीमित मात्रा में हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको जो है असीमित मात्रा में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर, चलिए, तो नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो भी हमारे क्या है प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, दीज वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बनते कैसे हैं, ये बनते कैसे हैं, जितने भी हमारे क्या होते हैं जीवित प्राणी होते हैं, तो उनके जो मृत शरीर होते हैं, ठीक है, उनसे उनसे कई सालों बाद जो है ये जो हमारे फॉसिल्स हैं वो बनते। फॉसिल्स यानी कि जो हमारे जीवाश्म ईंधन होता है उसे ही फॉसिल कहा जाता है, और वही जो है बाद में जो है कोल या पेट्रोलियम, नेचुरल गैस में कन्वर्ट होता है। अब ये कैसे होता है, ये प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल, अब सबसे पहले कोल के बारे में जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ लेते हैं कि कोल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद उसकी जो स्टोरी है, यानी कि कोल जो है फॉसिल फ्यूल, कैसे हमारा फॉसिल फ्यूल बना, यानी कि जीवाश्म ईंधन बना, और उससे जो है हमारे अलग अलग कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस कैसे हमारे फॉर्म हुए। तो उससे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कोल के बारे में पढ़ लेंगे। अब कोल क्या है, इट इज एज हार्ड एज स्टोन, यानी कि ये जो है पत्थर की तरह जो क्या है बहुत ही हार्ड है, कठोर है, एंड इज ब्लैक इन कलर, और रंग में कैसा है, काला है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या पढ़ा कि ये क्या है बहुत ही कठोर है और इसका रंग क्या है, काला रंग है। ठीक है, दूसरा, कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड टू कुक फूड। अब कोल क्या है, एक तरीके का क्या है, कोयला एक तरीके का ईंधन है जो खाना बनाने या खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके। अब अगला, earlier it was used in railway engines to produce steam to run the engine। अच्छा, पहले के समय में क्या होता था, कोयला जो है रेलवे इंजन में इस्तेमाल किया जाता था, वहां पर जो है स्टीम हम बनाते थे, वाष्प बनती थी जिससे कि इंजन जो है चलता था। तो इंजन चलाने के लिए भी ये काम आता था कोयला। ठीक है, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, तो ये बिजली के उत्पादन में भी काम आता है। थर्मल पावर प्लांट में जो है इसे इस्तेमाल किया जाता है कोयले का, जिससे कि जो है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। आगे बढ़े, कोल इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और अलग अलग जो हमारी इंडस्ट्रीज है वहां पर कोयला जो है एक ईंधन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर जो है हम कोयले की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि वो क्या है, कठोर है और काले रंग का है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमारे ईंधन की तरह जो है खाना पकाने में काम आता है। पहले के समय में जो है ये रेलवे इंजन्स को रन कराने के यानी कि चलाने के लिए भी काम आता था। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज में भी ये ईंधन की तरह काम आता है। अगला हमने पढ़ा कि ये बिजली के उत्पादन में भी काम आता है, यानी कि बिजली प्रोड्यूस कराने के लिए भी ये क्या होता है, काम आता है। वहां पर भी जो है थर्मल पावर प्लांट में ये बिजली पैदा कराने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये थी कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने कोल के बारे में पढ़ी। अब आप जो है इसे एक एक करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। चलिए, तो अब आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे स्टोरी ऑफ कोल, यानी कि कोयले की कहानी पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी तक हमने कोल के बारे में क्या क्या पढ़ा, फिर ही तो हम उसकी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, अभी तक हमने चैप्टर में क्या पढ़ा कि हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग तरह के संसाधन होते हैं। ठीक है, तो कुछ संसाधन जो होते हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं, तो उन्हें प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। जो हमें प्रकृति की वजह से हमें मिलते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब ये प्राकृतिक संसाधन भी जो है 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक हमारे एग्जॉस्टिबल और एक हमारे इनएग्जॉस्टिबल। अब एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल क्या होते हैं, अब देखो, इनएग्जॉस्टिबल संसाधन कौन से हुए, जिनको हम अक्षय संसाधन भी कह रहे हैं। ठीक है,
अब ये संसाधन कैसे संसाधन है, जिनको जो है हम जो है असीमित मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उनकी कोई मात्रा जो है वो सीमित नहीं है, हम उनको कितनी भी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होंगे। तो इस तरह के जो हमारे संसाधन होते हैं उन्हें बोला जाता है इनएग्जॉस्टेबल संसाधन। ठीक है, चलिए अच्छा, इन संसाधनों के कुछ उदाहरण जैसे कि हमारे सूर्य की किरणें हैं, जल है, वायु है, और भी कई सारे संसाधन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे एग्जॉस्टेबल संसाधन यानी कि जो समाप्त होने योग्य प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अब समाप्त होने योग्य है तो इनकी मात्रा भी क्या है, सीमित है, यानी कि इनको जो है हम सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है इनके बारे में, एक तो इनको सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी बात ये है कि ये जो है मनुष्य की एक्टिविटीज जो हम लोग जो भी क्या करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, इनके कारण क्या हो सकता है, इनमें प्रभाव पड़ सकता है और ये समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे संसाधन कौन से होते हैं जो समाप्त हो सकते हैं, यानी कि एग्जॉस्टेबल जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होता है जैसे कि हमारे फॉरेस्ट यानी कि वन हमारे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, तो ये सारे ही क्या है हमारे, या खनिज हैं, मिनरल्स जिन्हें हम कहते हैं, तो ये सारे ही हमारे क्या है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हमारे क्लियर हो गया कि एग्जॉस्टेबल इनएग्जॉस्टेबल क्या होता है। उसके बाद जो हमारे कोल, पेट्रोलियम या हमारी जो प्राकृतिक गैस है, ये क्या है हमारे नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन है, और ये मिलते कैसे हैं हमें, सालों साल जो है प्लांट्स और एनिमल्स के क्या होते हैं, डेड रिमेन्स जो होते हैं यानी कि मृत शरीर जो होते हैं, उनसे हमें क्या मिलते हैं, ये कोल, पेट्रोलियम, ये चीजें हमें मिलती हैं। इन्हीं जो है हम इन्हीं को ही हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन भी इन्हें ही हम कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, फिर हम पढ़ते हैं कोल के बारे में और कोल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कोल की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या पढ़ी अभी तक हमने जो है कोयले के बारे में ये पढ़ा कि वो कैसा होता है, कठोर होता है, काले रंग का होता है। दूसरी चीज जो है ये रेल इंजन को भी चलाने में काम आता है, थर्मल पावर प्लांट में बिजली के उत्पादन में भी काम आता है, इंडस्ट्रीज में भी इसको जो है ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और एक और जो है इम्पोर्टेंट यूज इस्तेमाल जो है इसका, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक भी हम बोल सकते हैं, वो क्या है कि ये जो है हमारे खाना बनाने में भी ईंधन का इस्तेमाल ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सब सॉर्ट हो गया, यहाँ तक हमें समझ आ गया कि कोल के बारे में हम यहाँ तक पढ़ चुके। अब कोल की स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज, यानी कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले क्या था, हमारी जो अर्थ है वहां पर क्या है, डेंस फॉरेस्ट थे यानी कि घने जंगल थे। ठीक है, अब ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस यानी कि कुछ जो है प्राकृतिक प्रोसेसेस के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे कि फ्लडिंग, ठीक है, बाढ़ आना जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण वो जो फॉरेस्ट थे हमारे, वो मृदा के अंदर क्या हो गए, दफन हो गए, दब गए, यानी कि मिट्टी के अंदर जो है वो दब गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा धीरे धीरे क्या हुआ, देखो हवा भी चलती है तो हवा के कारण भी क्या होता है, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह को मूव करती है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या हुआ, धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा मिट्टी क्या हो गई, उनके ऊपर आती रही। किनके ऊपर आती रही, जो वन जो हमारे क्या थे, जो हमारे डेंस फॉरेस्ट थे, जो मृदा के अंदर क्या हो चुके थे, दफन हो चुके थे, उनके ऊपर धीरे धीरे और मिट्टी आती गई। ठीक है, तो और मिट्टी आने के कारण क्या हो गया, वो कंप्रेस हो गए। अब कंप्रेस होना यानी कि जैसे कि हम देखते हैं कि कई चीजें, अगर हमने एक जैकेट, दो जैकेट रखी है एक साथ और उनके ऊपर क्या रख दें, हम एक ईंट को रख दें या एक कुछ हैवी वेट रख दें, तो वो क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाती है। उसी तरीके से जो है जैसे ही जो हमारे क्या हो गए थे, दफन हो गए थे जो फॉरेस्ट, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा मिट्टी आती गई, तो अंदर क्या होते रहे, वो नीचे कंप्रेस होते गए। ठीक है, नीचे दबते गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एंड दे सैंक डीपर एंड डीपर, वहां पर जो है तापमान भी बढ़ने लगा और जो वो जो है और अंदर की तरफ क्या होते गए, दफन होते गए, दबते गए। ठीक है, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो वहां पर जो है उच्च दाब और उच्च तापमान होने के कारण जो हमारे डेड प्लांट्स थे, यानी कि जो पेड़ पौधे थे जो दब गए थे, वो क्या हो जाते, स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, धीरे धीरे जो है वो कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, कि धीरे धीरे कैसे जो है हमारे प्लांट से ही
यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स जो भी वहां पर उस डेंस फॉरेस्ट में रहे होंगे, धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में परिवर्तित हो जाते हैं, कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे ये जो प्रोसेस है कोयले में परिवर्तित होने की प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को जो है हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं, यानी कि कार्बनीकरण प्रक्रिया बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोला जाता है, कार्बनीकरण, यानी कि कार्बनीकरण प्रक्रिया ही इसे बोला जाता है। किसे बोला जाता है कार्बनीकरण प्रक्रिया? तो आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बनाइजेशन क्या होता है, या स्टोरी ऑफ कोल, कोल की जो स्टोरी है वो समझाइए। ठीक है, तो कार्बनीकरण क्या होता है, अंडर हाई प्रेशर, यानी कि उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण जो हमारे प्लांट्स थे, डेंस फॉरेस्ट थे, वो क्या हो गए, हमारे कोल में कन्वर्टेड हो गए। और इसी प्रोसेस को जो है, कोल में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, इसे ही हम कार्बनीकरण कहते हैं। चलिए, तो अब आपको समझ आ गया होगा। इसे एक बार हम फिर से जो है रिवाइज करेंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, कार्बनीकरण भी आप साथ में नोट कर लेंगे, उसके बाद हम जो है इसे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। चलिए, चलिए, तो कोल की स्टोरी को जो है एक बार फिर से जो है हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ था, जो हमारे क्या थे, घने जंगल थे, वो क्या हो गए, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, जैसे कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण मृदा में दफन हो गए। धीरे धीरे उनके ऊपर मृदा आती गई, जिस कारण वो क्या हो गए, कंप्रेस हो गए। ठीक है, जब कंप्रेस हो गए तो धीरे धीरे वहां पर क्या हुआ, तापमान बढ़ता गया। धरती के अंदर क्या हुआ, धीरे धीरे तापमान बढ़ता गया और वो और ज्यादा अंदर की तरफ चले गए। धीरे धीरे और ज्यादा तापमान और ज्यादा दाब बढ़ने के कारण जो हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, यानी कि जो हमारे डेंस फॉरेस्ट थे, वो धीरे धीरे क्या हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। और इसी प्रोसेस को, यानी कि धीरे धीरे जब वो कोयले में परिवर्तित होते हैं, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम कार्बनीकरण भी कहते हैं। अब कार्बनीकरण हम इस प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, अब कोयला जो है हमारा, जैसे कि हमने पीछे अभी पढ़ा कि एक तरीके का जीवाश्म ईंधन भी है, यानी कि एक तरीके का फॉसिल फ्यूल भी है। तो कोयले को ही हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, कोयले से ही हमें कई तरह के, जैसे कि कोक, कोलतार, कोयला गैस, ठीक है, यानी कि कोक, कोलतार और कोल गैस, यानी कि कोयला गैस जिसे हम बोलते हैं, ऐसी चीजें हमें कोल से मिलती हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा, कोल में जो है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, अच्छा, कोल में मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, कोल में क्या होता है, यानी कि कोयले में मुख्य रूप से कार्बन ही होता है। इसीलिए जो प्रोसेस है इसको कार्बनीकरण, यानी कि कार्बनाइजेशन बोला जाता है। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ज्यादा क्या होता है, कोयला, सॉरी, कार्बन होता है। ठीक है, चलिए, तो जो कोल की जो पूरी प्रोसेस है, कहानी है, स्टोरी है, ये आपको अब समझ आ गई होगी। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें दिख रही है ये कोयले की क्या है, एक खान। इस तरीके से आप जो है देख पा रहे होंगे, इस तरीके की कोयले की खान होती है जहां से कोयला निकाला जाता है। ठीक है, इसीलिए जो कोयला है हमारा, इसको हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्स बोल रहे हैं, यानी कि समाप्त होने योग्य संसाधन बोल रहे हैं। क्योंकि इसको जो बनने में क्या लग रहा है, लगभग 300 मिलियन ईयर्स लग रहे हैं, यानी कि लगभग 300 मिलियन वर्ष लग रहे हैं इसे बनने में। ठीक है, 300 मिलियन वर्ष में जितना कोयला बनेगा, तो इस्तेमाल तो हम उसे बहुत ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम उसे यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोयला अगर हम यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा कोयला बनने में 300 मिलियन ईयर और लगेंगे। ठीक है, इसीलिए इसे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज बोला जा रहा है, क्योंकि एक बार अगर ये समाप्त हो गया तो बनने में क्या होगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, चलिए, तो अब आपको समझ आ गया होगा कोयला क्या है, कोयले की कहानी क्या है। अब कोल के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं, जो कि अभी हमने देखा।
एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, जैसे ये कोयले में मेनली यानी कि मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, यानी कि धीरे धीरे जो ये हमारी क्या है मृत वनस्पति है वो कोयले में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रोसेस को जो है कार्बनीकरण बोला जाता है, या इसी प्रक्रिया को है कार्बनीकरण बोला जाता है। कौन सी प्रक्रिया को कार्बनीकरण बोला जाता है? जो हमारी मृत वनस्पति है वो कैसे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होती है, उसे ही हम कार्बनीकरण या कार्बनाइजेशन की प्रोसेस या प्रक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फॉसिल फ्यूल। चलिए, जैसे कि ये जो है हमें वनस्पति के जो वो होते हैं, वनस्पति से बनता है, ठीक है, वनस्पति से बनता है, इसीलिए जो कोल है उसे हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं, यानी कि फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हेन हीटेड इन एयर, जब इसको क्या होता है एयर में हीट किया जाता है, ठीक है, यानी कि वायु में जलाया जाता है, तो ये जो कोल जब क्या होता है बर्न होता है, जलता है, तो क्या बनाता है, क्या प्रोड्यूस करता है? मेनली ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि CO2 गैस, ठीक है। जो यानी कि कोल से हम क्या समझे, जो कोल जब बर्न होगा, जलेगा, तो क्या बनाएगा? CO2 गैस। क्या बनाएगा? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। चलिए, तो इतना हमने आज पढ़ा कोल के बारे में। आगे जो है हम कोल के और चीजें जैसे कि कोक, ठीक है, और कोक के अलावा और जो हमारी कोल गैस है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सब जो है हम अपने अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक पढ़िए, ठीक है। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कीजिए, साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ भी आएगा। चलिए, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।